हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और 20 में से मात्र आपको 15 सही करके दिखाना है। अगर आपका 15 सही हो जाता है तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और बिल्कुल ऐसी तैयारी आपको करते रहना है। अगर आपका 15 से कम क्वेश्चन सही होता है तो आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, आपको अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग हमें ईमानदारी से बताइएगा कि आपका 15 प्रश्न सही हुआ कि नहीं हुआ। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से और कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो लाइव चैट है उसमें आपको टाइप करना है और जितना भी आपका सही होते जा रहा है उसको आपको काउंट करना है, ताकि आप लोग लास्ट में हमें बता सकें कि 20 में से आपका 15 सही हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर मिट्टी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये 2 प्रकार की होती है, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में कितने फोकस होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो उत्तल लेंस में 2 फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो अवतल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है, तो वेना कैव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, तो धमनी करती है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शरीर में अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है, तो सीरा करती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ऐसी क्लास आप लोग अगर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे आप लोगों को ऑल पे दबा लेना है, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसके नियम भी 2 होते हैं, इसे आपको याद
याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काली मिट्टी होती है ये किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो ये कपास के लिए उपयोगी होती है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है, इसे आपको याद रखना है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बैटरी में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो NO2 और SO2 के कारण से होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, तो जब वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तो कोई भी रंग आकाश में नहीं फैलता, और जो हमारा आकाश है वो काला दिखाई देता। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है, तो प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है यानी अधिक होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो रक्त होता है ये कहाँ पे बनता है, तो बोन मैरो में बनता है, इसे आपको याद रखना है। और बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा बोला जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था,
तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर ने दिया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो हंटर समिति का गठन किया गया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर हवा का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगा तो पवन चक्की नहीं चलेगा, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आम मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आम मीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नरेगा बनाई गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा किसके लिए बनाई गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नरेगा में ग्रामीण जो मजदूर होते हैं उनको साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाता है, इजी सरफ भी बनाया जाता है, यानी इनमें से सभी बनाया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने चुना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, तो एक पादरी थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें ईमानदारी से बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 15 से ऊपर सही है तो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है, और बिल्कुल ऐसी तैयारी अगर आप लोग कंटिन्यू रखिएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है, हम लिख के देते हैं। अगर आपका इससे कम नंबर आया है तो आपको क्या करना है कि हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे बहुत ही अच्छा से यहाँ पे 10वीं का तैयारी करना है, ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आपका काफ़ी अच्छा नंबर
है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि आपका 15 प्रश्न सही हुआ कि नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका क्रोम और गूगल ओपन होगा तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिख देना है आस्क और उसके बाद CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है और जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट ओपन हो चुका है। तो आपको कौन सा टेस्ट देना है, तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट देना है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, बस इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है। अगर सही वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। तो ये सही वाला ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सही हो गया। अगर गलत होता तो रेड हो जाता। अब आपको दूसरा क्वेश्चन लाना है तो आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन हम यहाँ पे टैगोर पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF ओपन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री PDF है और रोज़ 8 बजे हम PDF देते हैं। तो आप लोग PDF को डाउनलोड कीजिए और उसका आप लोग यहाँ पे तैयारी कीजिए। बस यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।